Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, yesterday we started chapter number 6, lines and angles, and we have studied a short introduction of that things. So today we shall study about more angles. So for this you can open page number 50 at SB 14 in your supplementary book. So let's have an introduction of pair of angles. So let's study what kind of pair of angles are there. नंबर वन एडजस्टेंट एंगल्स. एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? एडजस्टेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें एक आर्म कॉमन होती है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि आई हैव अ लाइन, आई हैव दिस एंगल एंड आई एम कटिंग दिस एंगल इन बिटवीन लाइक दिस. पहले मेरे पास ये कंप्लीट एंगल था और इसके बीच मैंने जब एक रे लगा दी तो मेरे पास अब दो एंगल्स और बन गए हैं. कौन से? 1 एंड 2. तो आपने ऑब्जर्व किया है कि मैंने जो ये सेंटर वाली लाइन लगाई है इसको मैंने डबल बार ड्रॉ किया है बिकॉज दिस इज़ द कॉमन आर्म. ये जो लाइन है ये कॉमन है इन दोनों एंगल्स के बीच. तो एडजस्टेड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हों और उनकी एक आर्म कॉमन हो. तो नीचे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो. अ पेयर ऑफ एंगल्स विच विद अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड adjacent angles. So you have to write all these definitions in your notebook also. तो इसके लिए आप इतनी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो आप, बिकॉज इसमें थोड़े ज़्यादा एंगल्स दिए हुए हैं तो बेटर है कि आप ये वाली ड्रॉ कर लो. तो इसमें ये जो आर्म है ये कॉमन आर्म है और ये जो दोनों एंगल्स हैं वो एडजस्टेंट एंगल्स हैं. सो नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको दो एंगल्स हैं जो वो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं, दिस एंड दिस. अब आप अपने माइंड में एक ट्रिक याद कर लो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वहाँ बनेंगे जहाँ पे क्रॉस का साइन लग रहा होगा. ठीक है, यू विल गेट अ साइन ऑफ क्रॉस. तो क्रॉस के एक तरफ और उसके बिल्कुल ऑपोजिट तरफ जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये हमेशा इक्वल होते हैं. अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा. सिमिलरली ऑन द अनदर साइड these two angles are also called vertically opposite angles. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. नीचे इसकी डेफिनेशन दी हुई है. अ पेयर ऑफ एंगल्स विद देयर आर्म्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इनकी आर्म्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. एंड फॉर्म्ड एट एन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. और जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तब ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके, so you can note down the definition by pausing the video. Next is what are complementary angles. The angles whose sum measures is 90 degree are called complementary angles. वो दो angles जिनको टोटल करके हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है that are called complementary angles. For example अगर मैं आपको बोलती हूँ what is the complement of 10. 10 का complementary angle कौन सा है? तो आप 10 का लिखोगे complementary angle is equal to 90 degrees minus 10 degrees, that is 80 degrees. because 80 degrees और 10 degrees को प्लस करके कितना आ जाएगा? 90 degrees. तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपने 90 से माइनस करना है. ओके, नेक्स्ट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका टोटल होता है 180 डिग्रीज. ओके, कोई भी दो एंगल्स जिनका टोटल 180 डिग्री बन जाता है दैट एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. और ये एंगल्स बेटा कोई भी डिफरेंट पोजीशन पे भी हो सकते हैं. जैसे मैंने इनको लिख दिया, ये है 100 सॉरी ये है वेट अ मिनट, like this is of 100 degree and this is of 80 degree. तो ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. नीचे आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो. देन नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री फॉर्म अ लीनियर पेयर. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल भी 180 होता है और लीनियर का टोटल भी 180 होता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो दो एंगल्स होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे हो सकते हैं. एक एंगल यहाँ हो सकता है, दूसरा एंगल यहाँ हो सकता है. बट इन लीनियर पेयर, लीनियर में लाइन वर्ड आप देखो और पेयर में टू, वो एंगल्स जो एक लाइन पे बन रहे हैं लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल, हम दूसरी तरफ भी ले सकते हैं लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल. अगर लाइन इस तरफ है तो हम ये एंगल्स भी ले सकते हैं.
तो आप लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स में फ़र्क समझ लो। सप्लीमेंट्री में टोटल जो 180 ही रहेगा, लेकिन एंगल्स सेपरेट भी हो सकते हैं, बट लीनियर पेयर में एंगल्स सेपरेट नहीं होंगे, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही फॉल करेंगे। सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक लाइन के ऊपर ही बनाए हुए हैं इन्होंने एंगल, लेकिन यहाँ पे दो सेपरेट एंगल्स बनाए हुए हैं। तो अपने माइंड में ये डाउट बेटा अच्छे से क्लियर कर लो कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का टोटल तो 180 होता है, लेकिन इनकी पोजीशंस कैसी होती हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो आई विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको जितना पढ़ाया वो समझ आया है या नहीं आया है। सो व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री? Yes, I am giving you 5 seconds to solve this. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, the complementary angle of 80 degree is 10 degrees because we have subtracted 80 from 90. Here is the solution. So 10 degree is the complementary angle of 80 degree. Similarly, what is the supplementary angle of 3 degrees? Again, I will give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, and here is the solution. The supplementary angle of 3 is 177 degree because we have subtracted 3 from 177 degrees. So now it's time for practice. Open SB14, practice question 6. So this is your practice question 6.1. All the parts are given to you, and here is the solution of practice question 6.1. You can pause the video and note down the आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि एडजस्टेंट एंगल्स के पेयर्स बताइए, सेकंड में पूछा गया कि लीनियर पेयर बताइए, और थर्ड में पूछा गया है कि नॉन एडजस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर्स दिए हुए हैं, ये आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हो। हेयर इज़ क्वेश्चन 6.2। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। जी एंड एच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कहते हैं जी और एच कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मीन्स इसका टोटल कितना है 90 डिग्री। इफ़ जी इज़ गिवन टू यू एंड एच इज़ गिवन टू यू दिस, जी इज़ एक्स प्लस 41 डिग्री एंड एच इज़ 6x, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ जी एच? तो हमें पता है कि जी और एच 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम जी और एच की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 7 डिग्री। तो इस वैल्यू को अगेन हम जी और एच की वैल्यूज़ में पुट करके प्रॉपर एंगल्स निकाल लेंगे, जो कि कितने आ रहे हैं 48 डिग्री एंड 42 डिग्री। एंड देन यू कैन ऐड एंड चेक कि 48 प्लस 42 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है। येस, इट इज़ 90 डिग्री। नेक्स्ट इज इन दिस गिवन फिगर कुछ परपेंडिकुलर्स आपको दिए हुए हैं और कुछ बाइसेक्टिंग लाइंस आपको दी हुई हैं। आपने बताना है कि नीचे वाली स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो बेटा ये ट्रू फॉल्स आप अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, और अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट है तो मुझे आस्क डाउट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हो। दीज आर द नेक्स्ट पार्ट्स, DEF पार्ट, एंड दिस इज़ द G पार्ट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.3। आप वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। Now students, our next topic is inductive versus deductive reasoning. So for this you can open SB15 at page 51. So to introduce this topic, first of all I would like you to have a look on the video. Hello students, in the last unit we looked at an example related to the temperature in Manali. In the example there were two statements. The first statement was that the temperature in Manali is minus 5 degrees Celsius. The second statement was that if the temperature is below 0 degrees Celsius, it snows. From these two statements, we can say that it snows in Manali. This logical way of arriving at a conclusion using facts, rules and properties is called deductive reasoning. Now, let us consider another scenario. Reshma observed that it snowed in Manali yesterday and today. Reshma concluded it will also snow tomorrow. To come to this conclusion, Reshma used what is called inductive reasoning. In inductive reasoning, patterns are found through observation of specific examples to form a general conjecture. In the example, Reshma observed the pattern that it snowed for 2 days and she made the conjecture that it will also snow the next day. But what is a conjecture? A mathematical
statement that is believed to be true based on experience and understanding is called a conjecture. In other words, it is the conclusion one arrives at as a result of inductive reasoning. But while using inductive reasoning, we cannot observe all cases. In this example days, to be sure whether a statement holds true or not. A conjecture may become wrong if more data is considered. We use inductive reasoning in our everyday lives. Let us take cricket. Sachin made a century in the last 2 cricket matches. We use inductive reasoning to conjecture that he will make a century in the next cricket match as well. Let us take the example of population. The population of tigers in India increased by almost 30% between 2014 and 2018. Therefore, we use inductive reasoning to conjecture that the tiger population will increase in the future. Now, let us take a math example. Let us look at this growing pattern. What will be next in the pattern? Looking at the pattern, we use inductive reasoning to conjecture that the next visual will have 8 cubes. We have now looked at what inductive and deductive reasoning are. Let us see when to use which one by taking this example. Reshma measures some vertically opposite angles of a mesh and conjectures that they are equal. Here, she uses inductive reasoning. She verifies this conjecture using deductive reasoning. So Reshma uses the linear pair property to prove the conjecture that vertically opposite angles are equal. In previous classes, we have looked at the properties of lines and angles using inductive reasoning. In this unit, we will prove these properties using deductive reasoning. So, let's do this. So students, we have watched a video which has explained what is the difference between inductive reasoning and deductive reasoning. So let's do practice question 7 given at SB 16. Use inductive reasoning and counter examples to disprove the following statements. Statements are two triangles are congruent if the corresponding angles are congruent. अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं. तो हमने इसे डिस्प्रूव करना है. हम इसे डिस्प्रूव कैसे करेंगे? काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास है नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स विद इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा एंगल्स तो इक्वल हैं 60 60 60 60 60 60, बट साइड्स आर नॉट इक्वल. तो ऐसे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हम छोटे से लेके बड़े साइज तक भी बना सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूँगी एक छोटे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ तो आप छोटे बना दोगे, अगर बड़ी बोलूँगी बड़ी बना दोगे. इन दोनों में एंगल्स सेम हैं बट द साइज इज़ डिफरेंट. सो these are not congruent triangles, these are non congruent triangles. तो इसमें हम स्टेटमेंट को कैसे डिस्प्रूव कर रहे हैं? वी डिस्प्रूव द स्टेटमेंट दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसे हमने डिस्प्रूव कर दिया है. नेक्स्ट इज बी पार्ट. क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल. एक क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर बन जाएगी जब इसके सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. अब हमारे पास एक ये क्लू भी है भी रेक्टेंगल के भी तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. अब रेक्टेंगल को क्यों नहीं स्क्वायर कह सकते? जैसे हम किसी के स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट करते हैं ना कि मैं ऑब्जेक्शन लगा रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है. तो फिर अगला सोचता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. तो अगर आप मुझे ये कहोगे कि क्वाड्रिलेटरल के अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे तो मैम ये स्क्वायर हो जाएगी, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट करूँगी कि नहीं अब रेक्टेंगल के भी तो 90 डिग्री के होते हैं तो वो क्यों नहीं स्क्वायर होती. सो द स्टेटमेंट ए क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इज डिस्प्रूव्ड, क्योंकि आपने उसके ऑपोजिट दूसरे को एक एग्जाम्पल बता दिया है जो कि ट्रू है. ओके, नेक्स्ट इज ए क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल. तो बेटा ऐसे ही मैं आपको सबके सॉल्यूशंस दे देती हूँ, आप इनको अच्छी तरह से रीड करोगे. अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो. और आपने वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज करके ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं. सो इट इज़ द ई पार्ट. You can pause the video and note down the question. F part.
अब 7.2 जो क्वेश्चन है इसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग नहीं यूज़ करेंगे, इसमें हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करेंगे। 2 स्टेटमेंट्स को डिड्यूस करके तीसरी बनती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड, and here is the solution of B part. The sum of 3 consecutive even numbers is divisible by 6. consecutive numbers जो होते हैं वो रेगुलर चलते हैं, उनमें कोई गैप नहीं होता। अगर इवन है तो एक का गैप होगा, क्योंकि जो बीच में नंबर होगा वो ऑड होगा। सो बेटा आपने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जो मैंने करवाया है वो अपनी फेयर नोटबुक पे नोट डाउन करना है। फर्दर मोर आप SB16 पे इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का ये जो कंपैरिजन दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, इसे भी आप रीड कर सकते हो ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेटा आपने एक्सरसाइज 5.1 ट्राई करनी है आज, सॉरी एक्सरसाइज 6.1। योर टुडेज होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम NCERT बुक। यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT बुक टुडे इन योर रफ नोटबुक, और कल मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगी। Okay, so that's all for today. Happy learning.